नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल, व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा कि छठी मैया की पूजा साझी विरासत का उत्सव, हमारी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को में शामिल करने का करेगी प्रयास। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का विकास करना एनडीए भाजपा की प्राथमिकता। विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी। पीएम मोदी ने कांग्रेस आरजेडी पर बोला हमला, कहा कि राजद कांग्रेस ने बिहार के लोगों से किया विश्वासघात। एक छत्र राज करने के बाद भी बिहार को नहीं बना सके विकसित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर। केवड़िया के एकता नगर में ई बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी 1140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया संबोधन। और इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि आज के भारत के निर्माण में सरदार पटेल का अहम योगदान, और इस मौके पर देश भर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का किया जाएगा आयोजन। गुजरात के एकता नगर में 1 से 15 नवंबर तक किया जाएगा भारत पर्व का आयोजन, और आयोजन में देश भर की संस्कृति, शिल्पकला और लोक कला का समागम देखने को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के लखीसराय में भरी चुनावी हुंकार। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सिखाया सबक। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि लालू राज में बिहार में व्याप्त जंगल राज को नीतीश कुमार ने किया खत्म। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में उतरेंगे। बिहार में नालंदा में, नगर नौसा और बेगूसराय के बरौनी में 2 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का महागठबंधन पर आरोप। सिर्फ विशेष समुदाय की बात करता है महागठबंधन। सीएम योगी ने भी राजद और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। शहाबुद्दीन के बेटे पर किया कटाक्ष। कहा कि जैसा नाम वैसा ही काम। महागठबंधन के साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने पर सम्राट चौधरी का तंज। महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में लालू को नहीं मिली जगह। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर तीखा हमला किया। अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी बन सकता है मुख्यमंत्री। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की महागठबंधन के प्रत्याशियों की विजयी बनाने की अपील। और सभी समाज और धर्मों की होगी महागठबंधन सरकार, बिहार को आगे ले जाना प्राथमिकता। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर भी बिहार के कई जिलों में करेंगे प्रचार। सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में करेंगे चुनावी सभा कर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे जनसमर्थन। चुनावी आयोग की नई पहल, मतदाताओं की हर शिकायत के निपटारे के लिए 2 प्रमुख सुविधाओं को किया और मजबूत। 1950 हेल्पलाइन और बीएलओ के साथ बुक अ कॉल से होगा त्वरित समाधान। तमिलनाडु के दौरे पर उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता प्रसुम्पोन मुथुराम लिंगा थेवर को उनकी 63वीं गुरु पूजा और 118वीं जयंती पर श्रद्धांजलि की अर्पित। आसियान रक्षा मंत्रालयों की बैठक प्लस में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। 1 नवंबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में होगी आयोजित। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के 15 वर्षों पर चिंतन और आगे की राह तय करने संबंधित विषय पर अपने विचार करेंगे साझा। साथ ही रक्षा मंत्री दूसरी आसियान भारत रक्षा मंत्रालयों की अनौपचारिक बैठक में भी भाग लेंगे। कल मलेशिया की अध्यक्षता में होगी बैठक और आसियान के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री रहेंगे मौजूद।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर एफटीए पर चर्चा की। 2025 के अंत तक समझौता पूरा करने का लक्ष्य। भारत में स्थित जर्मन दूतावास में जर्मन राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी भाग लेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। संसदीय कार्य मंत्रालय आयोजित करेगा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी होंगे शामिल। भारत रूस सैन्य सहयोग कार्य समूह की बैठक हुई आयोजित। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग की गहराई देने पर की विस्तृत चर्चा। सैन्य संबंध होंगे और सशक्त। सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत नजरबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिण पश्चिम पालम में पुलिस ने एक अवैध नाइजीरियाई प्रवासी को किया गिरफ्तार। पिछले 7 वर्षों से बिना वैध वीजा दस्तावेजों से भारत में रह रहा था। दिल्ली मेट्रो ने उठाया बड़ा कदम। छठ समापन के बाद प्रवासियों के लौटने को ध्यान में रखते हुए अब सुबह 5:15 बजे से चलेगी मेट्रो। येलो, ब्लू और पिंक लाइन पर मिलेगी ये सुविधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय नव जागरण के अग्रदूत आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। चेन्नई में नौकरी के बदले रिश्वत घोटाले में ईडी ने तमिलनाडु पुलिस को सौंपी 232 पन्नों की रिपोर्ट। राज्य के नगर प्रशासन एवं जिला जल आपूर्ति विभाग में 2538 पदों पर भर्ती में बड़े घोटाले का लगाया है आरोप। आंध्र प्रदेश में कमजोर हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा। मौसम विभाग रख रहा है हालात पर नजर। मौसम विभाग की तटीय इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह। हालांकि कोई बड़े खतरे का अनुमान नहीं। सरकार के प्रारंभिक आकलन के अनुसार अब तक चक्रवात से 2.14 लाख एकड़ फसल बर्बाद हुई है। 2294 किलोमीटर सड़कें भी क्षतिग्रस्त। पंजाब में सख्ती के बावजूद नहीं थम रहे हैं पराली जलाने के मामले। सख्ती के बावजूद पराली जलाने के मामलों में इस हफ्ते आई है तेजी। पिछले 24 घंटों में पराली जलाने के 283 मामले आए सामने। तरनतारन, अमृतसर, संगरूर और फिरोजपुर जिले में जलाई गई सबसे अधिक पराली। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ ने किया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 किलोमीटर की ट्रायल मैराथन रैली का आयोजन। 100 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया भाग। एनएचएआई ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी की नई एसओपी में सड़क रखरखाव से लेकर वायु गुणवत्ता निगरानी तक के प्रावधान। निर्माण सामग्री ढकना अब होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण की एक उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक की। दिसंबर तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। 3 नवंबर को होगी हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल की अगली बैठक। विकास से जुड़े कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उज्ज्वला योजना 3.0 का आगाज। 13,761 गरीब परिवारों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल।
क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। पंजाब में सीबीआई ने निलंबित पंजाब आईपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का नया मामला किया दर्ज। 16 अक्टूबर से चंडीगढ़ में कार्यालय से किया गया था गिरफ्तार। ब्रह्मा आरती के साथ ही आज होगा पुष्कर मेले का आगाज। डिप्टी सीएम दिया कुमारी रहेंगी उपस्थित। ब्रह्मा आरती के बाद पुष्कर की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करती सांस्कृतिक यात्रा निकाली जाएगी। स्थानीय कलाकार अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बिखेरेंगे पुष्कर की सांस्कृतिक छटा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले 31 अक्टूबर को होगी रिलीज। साथ ही सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि फिल्म रोई रोई बिनाले से एकत्र जीएसटी के राज्य सरकार का हिस्सा जुबीन गर्ग द्वारा स्थापित कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन को दिया जाएगा। 6 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी मुलाकात बहुत सफल रहने वाली है और हम दोनों के बीच हमेशा से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ट्रंप ने चीन पर लगे 57% टैरिफ को घटाकर 47% कर दिया और साथ ही चीन अमेरिका से सोयाबीन की खरीद फिर से करेगा शुरू। वैज्ञानिक परिदृश्य में भारत को सशक्त करने की नींव रखने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की आज 116वीं जयंती है। भारत के विज्ञान को दी एक नई पहचान। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। 4 दिनों में 12 किलो हाइड्रोपोनिक वीट जब्त और 6 गिरफ्तार किए गए हैं। भारतीय शेयर बाजार लाल निशान के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 297 अंक गिरकर 84,699 पर खुला, तो वहीं निफ्टी 90.05 अंक गिरकर 25,963 पर खुला। घरेलू बाजार में सोने का वायदा भाव 1,19,000 रुपए, जबकि चांदी का भाव 1,44,800 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार 2 ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की हैं। पहला, कुल ऊर्जा उत्पादन 500 गीगावाट का आंकड़ा पार कर गया है। वहीं दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कुल मांग का 50% की उत्पादन क्षमता हासिल की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दी गई है। सीबीडीटी ने यह फैसला टैक्स पेयर, ऑडिटर्स और प्रोफेशनल्स की मांग को देखते हुए लिया है, ताकि समय पर और बिना पेनल्टी के रिटर्न फाइल किया जा सके। देश में क्रेडिट कार्ड धारकों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच खर्च में भी तेजी देखी जा रही है। क्रेडिट कार्ड से हर महीने खर्च 2.20 लाख करोड़ रुपए को पार पहुंच गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिस्टिक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो डिजिटल बदलाव और स्मार्ट लॉजिस्टिक की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कमर्शियल रियल एस्टेट निवेश 2025 की तीसरी तिमाही में अब तक के उच्चतम स्तर के साथ 63.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 2% बढ़कर 1,354 करोड़ रुपए हो गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। नीति आयोग ने कहा है कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाने और 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित करने के लिए इस क्षेत्र को मजबूत, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत बनाने की जरूरत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि दर में एनर्जी और मैरीटाइम सेक्टर की अहम भूमिका है और ये राष्ट्र के विकास के 2 मजबूत स्तंभ हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने वित्त वर्ष 2026 की सितंबर तिमाही में नेट एडवांसेज में सालाना आधार पर 11.3% की बढ़त दर्ज की है। भारत के डिजिटल पेमेंट स्पेस में यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और इस कारण 2025 की पहली छमाही में यूपीआई का लेन देन की संख्या सालाना आधार पर 35% बढ़ी है। मुंबई में आयोजित मैरीटाइम वीक 2025 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जहाजों के निर्माण और उसकी मरम्मत के साथ ही हमारा लक्ष्य 2047 तक शीर्ष 5 जहाज निर्माण देश में से एक बनने का है। सोलैक्स एनर्जी अपनी सौर मॉड्यूल और सेल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2030 तक 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। दूरसंचार विभाग DOT का लक्ष्य ग्रामीण भारत में डिजिटल खाई को पाटने के लिए समृद्ध ग्राम डिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट को लागू करना है। समझौते समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवा पायलट को शुरू करने के लिए किए गए हैं, जिसका उद्देश्य भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए भौतिक और डिजिटल सेवाओं के सहज एकीकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत को बदलना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने विश्वास जताया है कि वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% तक पहुंच सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 33 सालों में पहली बार पेंटागन को परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। अमेरिका के मैकुलो फाउंडेशन की रिपोर्ट टीकाकरण ऑटिज्म पर विवाद बढ़ गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बचपन में लगने वाले टीके ऑटिज्म के खतरे को बढ़ा रहे हैं। फेवेला के निवासियों ने बुधवार को रियो डी जेनेरियो के सरकारी महल तक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर प्रदर्शन किया और पुलिस कार्रवाई के बाद न्याय की मांग की, जिसमें कम से कम 119 लोग मारे गए थे, जो ब्राजील के इतिहास में सबसे घातक कार्रवाई बन गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने दक्षिण कोरिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बनाने की मंजूरी दे दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी इजरायल स्थित एक सैन्य अड्डे का दौरा किया, जहां अमेरिकी सैनिक संघर्ष विराम की निगरानी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और वे हमास को निरस्त करने और गाजा को असैन्य बनाने की जिस लक्ष्य पर सहमत हुए थे वह अंततः प्राप्त हो। इजरायल ने हमास द्वारा किए गए एक हमले में एक इजरायली सैनिक के मारे जाने के बाद दिन भर बमबारी की, जिसमें 104 लोग मारे गए। इजरायली सेना के अनुसार उसने गाजा के उत्तर में एक और हवाई हमला किया, जहां उसके अनुसार हथियार रखे गए थे। इजरायल ने कहा है कि वह अभी भी फिलिस्तीनी क्षेत्र में संघर्ष विराम को बनाए रखने का इरादा रखता है। उसने कहा है कि वह संघर्ष विराम समझौते का पालन करता रहेगा और साथ ही जवाबी कार्रवाई का कड़ा जवाब देगा। कैरेबियाई सागर से उठा तूफान मेलिसा बहुत तेजी से बढ़कर सबसे खतरनाक श्रेणी का चक्रवात बन गया है। 2025 का अब तक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात मेलिसा ने इस समय हेती और जमैका में तबाही मचा रखी है। हेती में इस चक्रवात के कारण 25 लोगों की मौत हो गई है। हेती प्रशासन ने करीब 7 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।
तूफान मेलिसा ने जमैका में तबाही मचा दी है। कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है और पूर्वी क्यूबा में भीषण रूप से पहुंचा है, जिसे सैंटियागो शहर तबाह हो गया है। जमैका को $22 अरब का नुकसान हुआ है। मेलिसा चक्रवात की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियों का पानी शहरों और गांवों में घुस गया है। चक्रवात मेलिसा की रफ्तार शुरू में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन सिर्फ 24 ही घंटे में इसकी रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा है कि वे अमेरिका के 13 मैक्सिकन एयरलाइन मार्गों की मंजूरी रद्द करने और मैक्सिको सिटी के फेलिप एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संयुक्त यात्री और कार्गो उड़ानों को रद्द करने के अमेरिकी फैसले से असहमत है। बाल्टिक गणराज्य की सरकार ने कहा है कि तस्करों के गुब्बारों द्वारा हवाई क्षेत्र में हाल ही में की गई बाधा के कारण लिथुआनिया और बेलारूस के बीच सीमा पार करना अधिकांश यात्रियों के लिए नवंबर के अंत तक बंद रहेगा। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा है कि एवरेस्ट बेस कैंप के पास फंसे हुए ट्रैकर्स को बचाने के लिए लोबूचे जा रहे एक छोटा निजी हेलीकॉप्टर बुधवार को उतरने के प्रयासों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख ने बुधवार को कहा है कि पश्चिमी दारफुर क्षेत्र के एक शहर के अस्पताल में 460 से अधिक लोग मारे गए, जिससे सप्ताहांत में सूडानी अर्धसैनिक बलों ने अपने कब्जे में ले लिया और 500 दिनों से अधिक के घेराबंदी के बाद अल फशर शहर पर अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स ने कब्जा कर लिया। महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है और वहीं ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन है। विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में दोनों ही टीमों की रिकॉर्ड को देखें तो दोनों ही टीमें कुल 3 बार आमने सामने हुई हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार बाजी मारी है तो वहीं भारत ने 1 बार मैच जीतने में कामयाबी हासिल पाई है। महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहली बार पहुंची दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड को 125 रन से हराया है। 2 नवंबर को भारत का ऑस्ट्रेलिया से होगा फाइनल मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका कप्तान लॉरा वार्ट और ऑलराउंडर मैरीजाने कैप ने लिखी जीत की कहानी। लॉरा ने खेले 169 रन की शानदार पारी तो मैरीजाने ने हासिल किए 5 विकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में खेला गया पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। दोनों ही टीमों के बीच सीरीज का अगला मुकाबला अब शुक्रवार को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को मेलबोर्न में खेला जाएगा। 2024 टी20 विश्व कप के बाद टीम इंडिया ने केवल 3 टी20 मुकाबले गंवाए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा करियर में पहली बार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में आखिरी मैच में शतकीय पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाई थी। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले को 14 रन से जीता। सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान ने 53 रन से जीता और 1-0 से सीरीज में आगे हुई टीम। पहले महिला दृष्टिबाधित टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की जर्सी का हुआ अनावरण। 11 नवंबर से भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगी ये प्रतियोगिता। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैफी स्टेट एथलेटिक्स मीट 2025 की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम का उद्घाटन खेल सचिव हरिरंजन राव ने किया। लीग कप के अंतिम 16 के मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने सवानसे सिटी को 3-1 से हराया। जीत के साथ ही मैन सिटी की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। हांगकांग ओपन के पहले राउंड में रिटायर्ड हुई कैटी बॉल्टर चोट के चलते काफी दिक्कत में दिखाई दी। पेरिस मास्टर्स में आज कैमरन नोरी का सामना अंतिम 16 के मैच में वेचरोट से होगा और कार्लोस अल्कराज को हराकर बनाई है अंतिम 16 में जगह। इटली के यानिक सिनर ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली है। बेल्जियम के खिलाड़ी को उन्होंने 6-4, 6-2 से मात दी है।
और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूजा के अवसर पर पसुमपोन मुथुराम लिंगा थेवर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले महान व्यक्ति पूज्य पसुमपोन मुथुराम लिंगा थेवर जी को गुरु पूजन के पावन अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि। न्याय, समानता और गरीबों और किसानों के कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वह गरिमा, एकता और स्वाभिमान के लिए सदैव तत्पर रहे और समाज सेवा के अटूट संकल्प के साथ गहन आध्यात्मिकता का समन्वय करते रहे। और इसी के साथ ही हमारा ये एक्सप्रेस 100 न्यूज़ इस वक्त खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं मिड डे प्राइम। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।